पढ़ोगे तो उस चैप्टर में उन्होंने एसपीडीएफ नाम की चीजें इंट्रोड्यूस की। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एसपीडीएफ के फॉर्म में समझना है, और आपके स्कूल्स में भी ये बताए जाते हैं इस लेवल में, क्योंकि पीरियडिक टेबल में नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होने लगता है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा नेक्स्ट लेवल में देखेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन एसपीडीएफ नोटेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आईसीसी के सिलेबस में, थोड़ा सा आप लोगों को रिक्वायर्ड है इसका। ओके, चलो देखते हैं। we'll see today इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो सिंपल वाला देखे थे वो तो है ही, तो थोड़ा सा और उसको इन डेप्थ देखने का समय आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन based on SPDF notation। अब ये SPDF क्या होता है, ये आपके लिए एकदम बिल्कुल नया टर्म होगा। ओके, तो जरा ध्यान से समझिएगा पहले, फिर मैं बताऊंगा क्या है। एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ा है कि एक शेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, है ना। शेल को आप ऑर्बिट भी बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। हम लोगों ने ये पढ़ा, बट एक्चुअली सेल के अंदर में फर्दर सब डिवीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे कि आप ऐसे समझो एक पल में कि एक अपार्टमेंट होती है ना। आप जानते हो एक अपार्टमेंट होती है, और अपार्टमेंट में क्या होते हैं, फ्लोर होती है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे फ्लोर होती है ना। एक बिल्डिंग होती है अपार्टमेंट, और उसमें फ्लोर्स होती है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फ्लोर्स होती है। ओके, और मतलब अपार्टमेंट में बोलो, बिल्डिंग बोलो, एक बिल्डिंग है। ओके, अपार्टमेंट तो घर ही को बोलते हैं। एक बिल्डिंग हुई, अब बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स हैं। अब फ्लोर्स में क्या होती है, जो अलग अलग फ्लोर्स रहते हैं उसमें अलग अलग घर रहते हैं। तो बिल्डिंग में फ्लोर्स रहती है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ओके, और फ्लोर्स में जो रहते हैं अपार्टमेंट्स रहते हैं, है ना। फ्लोर्स के अंदर में अपार्टमेंट्स, और जो अपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब अपार्टमेंट बोले तो एक पर्टिकुलर घर हो गया, उस घर में होती है रूम्स, है ना। एक पर्टिकुलर कोई अपार्टमेंट है, उसमें होगा रूम्स, और रूम्स के अंदर में आदमी है ना। तो ये जो एक डायग्राम आपको मैंने दिखाया, दिस इज रफली सिमिलर टू एन एटम। जैसे एक बिल्डिंग होती है, आप उसको एटम मान लो, एक बिल्डिंग को आप एटम मान लो पूरा। अब अलग अलग फ्लोर्स है, उनको सेल्स बोलो या ऑर्बिट बोलो, ठीक है। सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, अलग अलग फ्लोर। अब इसके अंदर में होती है सबसेल्स। सेल के अंदर में फर्दर सब डिवीजन होता है, जैसे बिल्डिंग में फ्लोर होती है, फ्लोर में फिर अपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर में सेल या ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट के अंदर में सबसेल्स होते हैं, ठीक है ना। और सबसेल के अंदर में होती है ऑर्बिटल्स, सबसेल के अंदर में होती है ऑर्बिटल्स, और इलेक्ट्रॉन फाइनली इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर में रहता है। तो आपको ये सब डिवीजन अच्छी से समझनी है। एटम्स, एटम्स के अंदर में सेल्स या ऑर्बिट बोलो आप उसको,
उसके अंदर में सबसेल के अंदर में ऑर्बिटल्स होती है और उन पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, वेरी सिंपल में ये वाला पार्ट तो आपको समझ आ गया किस तरह सब डिवीजन हम लोग कर सकते हैं एटम के अंदर, है ना। क्योंकि एटम में आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पूरे में बिखरा नहीं रहता है, कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही इलेक्ट्रॉन पाई जा सकती है ना। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आपको फुल लॉजिक में समझाता हूँ अच्छे से। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझने के लिए डेप्थ में आपको ये कॉन्सेप्ट जाननी चाहिए। एटम्स है, उसके अंदर में ऑर्बिट्स होती है या सेल्स बोलो उसको। ओके, ऑर्बिट या सेल्स एक ही चीज होती है जो हम लोगों ने देखा था नील बोर के मॉडल में, जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल, है ना। तो एटम के अंदर में ऑर्बिट बोलो या सेल बोलो, उसके अंदर में होती है सबशेल और सबशेल के अंदर में होती है ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल्स में रहता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स। ओके, ये दिमाग में। अब देखिए, शेल जो सबको मालूम है, के सेल है तो n की वैल्यू 1 होती है, एल सेल है तो n की वैल्यू 2 होती है, और m है तो n की वैल्यू 3 होती है, n होती है तो l की वैल्यू n की वैल्यू 4 होती है ना। n ऑर्बिट किससे डिनोट करते हैं, मतलब छोटा n से डिनोट, है ना। छोटा n का वैल्यू 1 है तो k सेल है, मतलब सबसे सामने न्यूक्लियस की। छोटा n 2 है तो थोड़ा दूर, छोटा n 3 है तो और दूर, छोटा n 4 है तो और दूर, है ना। तो ये डिफरेंट सेल्स। अब क्या होता है, शेल के अंदर में सब सेल्स होते हैं और जो अलग अलग सब सेल्स होते हैं उनका नाम होता है SPDF सब सेल्स। ओके, S सब शेल होती है, P सब शेल होती है, D सब शेल होती है, F सब शेल। ओके, ये सब सेल्स 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सब सेल होते हैं? 4 प्रकार। ये S सब शेल, here this is P सब शेल, सिमिलरली D सब शेल और F सब शेल, ठीक है। अब सबशेल के अंदर में ही ऑर्बिटल्स। अब आपको ये ध्यान देना है कि एस सबशेल के अंदर में एक ही ऑर्बिटल, और फॉर योर नॉलेज एक चीज आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एस सबशेल के अंदर में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। पी सबशेल के अंदर में 3 ऑर्बिटल। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन रह सकती है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जो डी सबशेल है, तो डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकती है। वैसे ही आपकी एफ सबशेल जो है उसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओके, ये ध्यान देना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज एकदम दिमाग में बैठा लो। ओके, एटम के अंदर में शेल, शेल के अंदर में सबशेल। सबशेल 4 प्रकार के, एस पी डी एफ सबशेल, सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल। तो एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होती है तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकती है। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल से 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ सबशेल में
7 ऑर्बिटल मतलब 14 इलेक्ट्रॉन रहते। ओके, तो ये कहानी। अब इलेक्ट्रॉन्स किस हिसाब से अलग अलग ऑर्बिटल में घुसता है, पहले तो हम लोग इतना ही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन सेल में घुसता है, बट थोड़ा सा कहानी है कि इलेक्ट्रॉन सेल में नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रहता है, जो सबसेल के अंदर में रहता है। तो इस पिक्चर को एक बार आराम से देख लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हायर कॉन्सेप्ट तुरंत ग्रैब करोगे जब ये सीख लोगे। और आपके बुक्स में पीरियडिक टेबल जब पढ़ाया गया था, एसपीडीएफ बताया गया है, तो वहां पे चीजें समझ आएगी। एटम के अंदर में सेल, शेल के अंदर में सबशेल, जो 4 प्रकार के हैं, और सबशेल के अंदर में ऑर्बिटल होते हैं। एस के अंदर में एक ही ऑर्बिटल, ध्यान से देखिए, एस के अंदर में एक ही ऑर्बिटल, पी के अंदर में 3 ऑर्बिटल, याद कर लो 1 3 5 7, याद करो 1 3 5 7। एस के अंदर में एक ऑर्बिटल, पी के अंदर में 3 ऑर्बिटल, डी के अंदर में 5 ऑर्बिटल, और एफ के अंदर में 7 ऑर्बिटल। ओके, ये याद, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में जो मैं जाऊंगा तो आपको थोड़ा सा याद रखना है इन चीजों। ओके, मिटा दो इसको, समझ आ गई? इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए। यस सर। The electrons are filled in orbitals in order of increasing energy. ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपको भी ये मालूम है कि के सेल में पहले इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर एल सेल में, फिर एम सेल में, फिर एन सेल में। तो के एल एम एन ये तो मालूम है आपको। मानो किसी का 10 इलेक्ट्रॉन था, तो पहले यहाँ भरता था क्या? पहले कौन सा सेल में भरता था? के सेल, है ना? पहले के सेल में, क्योंकि के की एनर्जी सबसे कम होती थी, पहले के सेल में बढ़ता था, फिर हाइयर सेल में जाता था, 8 बढ़ता था। तो इलेक्ट्रॉन जो सेल में भरती थी, आपने पढ़ा था कि लोअर टू हाइयर एनर्जी में भरती, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में भी तो सचमुच तो ऑर्बिटल ही में रहता है इलेक्ट्रॉन्स तो रहती है ऑर्बिटल से, और इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में भरती है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ छोटा से बड़ा एनर्जी। ओके, ऑर्बिटल्स की अपनी एनर्जी होती है। ओके, तो जो ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरती है, जो ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में, जो सबसे ज्यादा जिसकी एनर्जी उसको सबसे लास्ट में जाएगा। ओके, तो देखिए यदि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल की बात की जाए, कौन से ऑर्बिटल का कितना एनर्जी होता है वो बात की जाए, उससे पहले आपको ये जान लेना है कि कौन से शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं। यदि मैं बात करूं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है, आपको ये मालूम है एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4। ओके, देखो के शेल के अंदर में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल, जिसको हम लोग लिखते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं 1s, ठीक है, मतलब एक ही सबशेल है, सिर्फ एस सबशेल है। के शेल के अंदर में सिर्फ एक ही सबशेल है, दैट इज एस सबशेल, और उसमें
कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, s 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान देना है, K के अंदर में 1s सबशेल है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। L के अंदर में 2 सबशेल है, एक 2s और 2। ओके, ये ध्यान देना है। सबके अंदर में कितने सबशेल है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। K के अंदर में सिर्फ एक सबशेल जिसका नाम है 1s, ठीक है ना। K के अंदर में सिर्फ एक सबशेल जिसका नाम है 1s, एकदम अच्छे से आपको याद, ठीक है ना, अंडरस्टूड। L के अंदर में 2 सबशेल है जिसका नाम है 2s और 2, ठीक है। M के अंदर में 3 सबशेल है जिसका नाम है 3s, 3p और 3d। और N के अंदर में 4 सबशेल है जिसका नाम है 4s, 4p, 4d, 4d। अब सब में सबशेल सेम नहीं है कि नहीं। अब मैं एक फ्लोर पे कितना अपार्टमेंट बनाऊं ये मेरी मर्जी होती है कि नहीं। हो सकते हैं अपार्टमेंट बड़े बड़े भी बना सकता हूँ और छोटे छोटे घर बना के 4-5 घर बना लूं एक फ्लोर। ठीक उसी प्रकार एटम में एक पर्टिकुलर सेल के अंदर में कितनी सबशेल होती है वो डिटरमाइन होती है कुछ फॉर्मूला से, तो वहां पे आपको दिमाग नहीं लगानी है, फिलहाल आप ये याद रख सकते हो। ये सेल के अंदर में सिर्फ एक सबशेल दैट इज 1s और L के अंदर में 2 सबशेल 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। देखो, तो इसलिए आपने भी पढ़ा है जूनियर क्लास में, आपको ये मालूम है। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि 2n स्क्वायर रूल कहाँ से आया। 2n स्क्वायर रूल यहीं से आया। s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? मैंने पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कितने? 2। तो यहाँ पे तो सिर्फ 1s सबशेल है, तो s में तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकती है s ऑर्बिटल में, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको भी मालूम है कि पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। S के अंदर में यहाँ पे 2 जा सकती है और P में टोटल मैंने बोला था कितने जा सकती है? 6 में कितने ऑर्बिटल्स हैं ये बताया था ना आप लोगों को? यस 3 ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल्स होती है तो 6 इलेक्ट्रॉन जा सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में कितना एंटर कर सकता है? 8। तो आपने ये पढ़ा भी है कि दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है। S 3s सबशेल है तो S के अंदर में तो एक ही ऑर्बिटल होती है, तो एक ऑर्बिटल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन। 3p सबशेल, p सबशेल के अंदर में 3 ऑर्बिटल होती है, तो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो 3d सबशेल के अंदर में 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 10 है ना। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होती है, तो 5 ऑर्बिटल 10, तो टोटल कितने हो गए? 10, 16, 18। तो आपने पढ़ा है कि थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होती है, तो ये सही है, कोई गलत नहीं है ना। सेम ही तरीका तो है, बट मैंने थोड़ा आपको इन डेप्थ बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। आप जल्दी से इसमें कैलकुलेट करो तो कितना होगा बोलो। 4s सबशेल में, तो s सबशेल है तो ऑर्बिटल तो एक ही रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा इसमें? 4। p सबशेल है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल, 6। p सबशेल में 5 ऑर्बिटल, 10 और f में 14 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 7 to the 14। अब जोड़ दो कितना होगा? 32। तो आपने ये पढ़ा ही है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ओके, तो ये कहानी आपको याद रखनी है। पहला सेल में सिर्फ 1s, दूसरा सेल में 2s, 2p, तीसरा सेल में 3s, 3p, 3d,
चौथा सेल में 4s 4p 4d 4f, ठीक है। पांचवा में भी ऐसा ही है, 5s 5p 5d 5f, ठीक है ना। अब देखिए कहानी बोलती है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स in order of increasing energy। अब इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है। अब यहाँ पे थोड़ी कहानी डिफरेंट है, ठीक है ना। मैं पूरा आपको लिख देता हूँ, मैंने पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। इसको पहले लिख लो जल्दी से। मिटा दो। Yes, sir. ओके, देखिए अब इतने सारे ऑर्बिटल में ये कौन सा हो गया, k सेल हो जाएगा, l m n l m, मैं 1 2 कर लिख देता हूँ, ठीक है ना। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7। ओके, देखो आप सभी को मालूम है, यदि आपने पीरियडिक टेबल थोड़ा सा पढ़ा होगा या पीरियडिक टेबल का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा आपको, तो आपको मालूम है कि पीरियड 7 होते हैं। ओके, एक्चुअली पीरियड 7 होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, आप सभी को मालूम हो। यदि नहीं पढ़ा तो लीव इट, जब पीरियडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो वहां पता चलेगा। 7 पीरियड्स होते हैं और 7 सेल्स में सारे 118 एलिमेंट आ जाते हैं। अभी तक हमें जो मालूम है 118 एलिमेंट्स मालूम है, जो जिनके सारे इलेक्ट्रॉन 7 सेल में एकोमोडेट हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखना है हमें अच्छे से कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को यहाँ पे सीखना था एसपीडीएफ के हिसाब से, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो बढ़ती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। अब आपने ये नहीं सीखा है अभी तक कि कौन सी ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी होती है, और फिलहाल आप ये सीखना थोड़ा टफ है आपको यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज आपको बतानी पड़ेगी उससे रिलेटेड, तो आपको उस डेप्थ में नहीं जानी है। बट सिंपल मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कौन सी ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी होती है, इसकी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। एक्चुअली हम लोग एरो मेथड से जान सकते हैं किस तरह इलेक्ट्रॉन भरती है। इस एरो के हिसाब से आपको पता चलेगा कि
इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। सबसे पहले ये जो एरो देख रहे हो आप ऊपर में, पहला एरो है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में घुसता है क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है। फिर इलेक्ट्रॉन 2s में घुसेगा क्योंकि सेकेंड एरो इधर है। 2p में फिर एंटर करता है और 2p के बाद 3s में जाता है। एरो को ध्यान देना, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p के बाद, ये ध्यान देने वाला 3p के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है। रीजन इसकी ये है कि 3d की एनर्जी जो है 4s से ज्यादा है और ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले नहीं घुसेगा। 3d की एनर्जी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3d की एनर्जी 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है, इसलिए 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में घुस रही है, 3d में नहीं जाएगी। फिर 4s बढ़ने के बाद 4p, फिर 5s, ठीक है ना। 4p के बाद 4d नहीं बढ़ेगा, 4p के बाद 5s बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 4d, 5p, 6s, ठीक है ना। देखो ओके, इस तरह इलेक्ट्रॉन बढ़ती है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना। तो देखिए, तो इतना नीचे तक तो आपको जाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना तक तो 118 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो देखो पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, फिर उसके बाद 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, 6s के बाद 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p, ऐसे बढ़ता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन याद रखना। अब देखिए कुछ का मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता हूं तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ आएगा। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन यहीं पे एंटर करेगा 1s में, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा sp-df के हिसाब से 1s1। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंटर करेगा। दो की जगह है पर दो चाहिए ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो पहला घुसेगा 1s सबशेल में, ठीक है ना, और 1s सबशेल में के अंदर में जो ऑर्बिटल है उसमें घुस रहा है। अंडरस्टूड? तो 1s सबशेल के अंदर में जो ऑर्बिटल है उसमें घुस रहा है और फिर नहीं घुस रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp-df नोटेशन के हिसाब से हो गए 1s1। चलो हीलियम का मुझे बताना जल्दी से, क्या होगा? 1s2, हीलियम का क्या होगा? 1s2, है ना, दो इलेक्ट्रॉन है तो 1s2। लिथियम का बताना, लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 1s2, तो पहला सेल तो भर गया, पहला सेल का पहला सबसे पहला ऑर्बिटल भर गया 1s2, फिर plus इलेक्ट्रॉन 1s1, plus 1s1, 2s1, 2s1, ठीक है ना, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। बेरिलियम बोलो, 1s2, 2s2, यस। बोरोन, 1s2, 2s2, 2p1, वेरी गुड। कार्बन, 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है।
1s2 2s2 2s2 2p3 2p3. Okay. Oxygen 1s2 2s2 2p4 fluorine 1s2 2s2 2p5 2p 5 5 5 होगा ना 2 2 4 और 5 2p 5 9 तक होगा 1s2 2s2 2p में तो 6 आ सकता है तो 2p 5 नियॉन का 1s2 2s2 2p6 आप देखो बेटा आप यदि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से मिलाओगे तो कोई अलग नहीं है आप जो नॉर्मल वाला लिखते हो जो नॉर्मल वाला आप लिखते हो कैसे लिखते हो 1 2 इसे क्या लिखते हो 2 1 2 1 है ना बेरिलियम का 2 2 2 और 3 ये सेकंड से पूरा है तो 2 3 लिखते हो ना 2 4 5 6 7 8 कोई डिफरेंस है क्या नो सर डिफरेंस नहीं है बस हम लोगों ने एग्जैक्ट उसका जगह बता दिया कि कौन कौन से ऑर्बिटल है ना क्योंकि एग्जैक्टली हमको ये पता चल जाएगा कि कौन कमरा में कौन इंसान रहता है तो अच्छे से हमें पता चल रहा है ना उस घर के बारे में है ना तो एकोमोडेशन इस तरह होती है अंडरस्टूड तो Yes, आई sir. सपोज आपको 10 तक मालूम चल गया होगा फिर हम लोग आगे भी देखेंगे 20 तक देख लेते हैं ठीक है ना तो इसको जल्दी से नोट करो ये थोड़ा ध्यान से इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही ऊपर तो पीरियडिक टेबल बना है पता चलेगा ये चीज समझ लोगे तो पीरियडिक टेबल अच्छे से समझ आएगा हो गई Yes, sir. चलो मैं छोटा सा नियॉन का फिर से लिख दे रहा हूँ कुछ रीजन है 1s2 2s2 2p6 नियॉन का तो यही है ना कोई दिक्कत तो नहीं किसी को No, sir. अब देखिए नियॉन के बाद आती है सोडियम सोडियम का होता है 11 तो 11 है तो कैसे भरना शुरू करेगा बताओ 1s 1s2 फिर 2s2 2s2 फिर उसके बाद 2p6 2p6 p में एक ही जगह होती है फिर 3p1 3s 3s1 3s ओके
हो गई 2 2 4 4 6 10 10 और 1 11 11। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या सेम है? Yes, sir. तो हम लोग इतना लंबा लिखने के बजाय नोबल गैस तक जितना भरा हुआ है, नोबल गैस का जितना ऑर्बिटल भर गया उसके बाद नेक्स्ट ही में रह जाएगा। तो हम लोग इसको एक तरीका और ये वाला पार्ट के जगह में सिर्फ ऐसे ब्रैकेट में रख दो नियॉन, तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि यहाँ तक का लिखा हुआ है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है नियॉन, नियॉन ब्रैकेट में डाल दिए तो इसका मतलब समझ लिया 1s2 2s2 2p6। फिर उसके बाद 10 तो पूरे हो गए, नियॉन तो 10 पूरे हो गए, और फिर 11वां इलेक्ट्रॉन 3s1 भी है। तो इसका भी जनरल यदि लिखोगे तो हम लोग कैसे लिखते हैं 2 8 और 2 और 8 हो गए नियॉन तक, और 8 2 8 1। तो कोई तो दिक्कत नहीं है, सेम है कि नहीं? मैग्नीशियम का कैसे लिखोगे जल्दी बताओ? Neon plus 3s2. नियॉन प्लस नहीं डालना है, डायरेक्ट कंटिन्यूअस 10 और 2 12, ठीक है ना? अब इस चीज से हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन से, छोड़ो पीरियडिक टेबल अभी नहीं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बारे में बताओ। Neon 3p1. नियॉन 3s2, नियॉन 3s2। अब 3s2 तो लिखना पड़ेगा ना आपको, नियॉन 3s2। Yes, sir. फिर 3p1। तो 3p1. नियॉन का हो गया 2 8 और ये वाला 3 2 8 3, समझ आया? Yes, sir. 3s2 तो मेंशन करना जरूरी है ना। 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, 2p6 के बाद 3s2 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 के बाद 3p1, समझ आ गई? Yes, sir. सिलिकॉन का बताओ। Neon 3s2 3p2. है ना? एक सेकंड, हो गई सिलिकॉन की। फास्फोरस की देखते हैं। तो नियॉन तक तो कहानी कंप्लीट है। नियॉन तक कहां तक बढ़ गया? ये वाला नियॉन तक बढ़ा हुआ, 1s2 2s2 2p6 बढ़ा हुआ। फिर 3s2 3p कितना? 3p3. ओके। सल्फर, Neon 3s2 3p4. नियॉन 3s2 3p5. Neon 3s2 3p6. 3s2 3p6, ओके। पोटासियम, Neon 3s2 3p6 4s1. देखो यहां तक तो 3p6 आर्गन का कैसा होगा ना, सेम। देखो आर्गन का मैंने लिखा, ध्यान से आप देखो, आर्गन का नियॉन 3s2 3p6। अब मैं पोटासियम का ऐसे लिखूं, नियॉन 3s2 3p6, उसके बाद कौन आता है? 3p के बाद कौन सा आएगा? 3d की 4s, 4s. 4s आएगा। तो क्या होगा 3p6 के बाद 4s1. प्लस 1,
समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके देखो, नियॉन 3s2 3p6, नियॉन 3s2 3p6, 3p6 हो गया। फिर उसके बाद 4s1, क्योंकि 18 और 19। अब देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इससे मिलता जुलता है कि नहीं? है कि नहीं? है। तो हम लोग इस वाले पार्ट में इसको मिटा के आर्गन लिख सकते हैं, क्योंकि आर्गन तक का तो वहां तक सेम ही है ना। तो आर्गन हो गई 18, 18 plus 4 is 1. 19। समझ आ गया सबको? Yes, अब sir. देखो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखे, यदि तो पूरा ध्यान से देख लो। 2 8 नियॉन हो गई 2 8, और फिर कितनी है ये 8. 8। तो देखो पोटासियम का भी होता है 2 8 8 1। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन जो है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये पढ़े हैं कि तीसरा सेल में मैक्सिमम 18 रहने का जगह है। 18 रह सकता है कि नहीं रह सकता? तीसरा सेल मैक्सिमम रहने का जगह है, Yes, sir. है कि नहीं? तो 18 क्यों नहीं रहता है, इसका जवाब आपको इससे मिल जाता है, क्योंकि 3s2 3p6 भरने के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, 3p6 के बाद 4s1 में जाता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए फोर्थ सेल आ गया है, फोर्थ सेल का एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 8 9 नहीं होता है, 2 8 8 1, 2 8 8 1। तो ये जवाब यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है, क्यों नहीं यहाँ पे 9? ओके, क्योंकि हमारे जूनियर लेवल में हमको इस तरह पढ़ा दिया जाता है कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते, बट द रियल रीजन इज देखो 3p6 भरने के बाद 3d की एनर्जी ज्यादा है 4s से, इसलिए 3p6 के बाद 4s1 एंटर। क्लियर हो गया बेटा? वैसे ही कैल्शियम का भी आपको जानना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो कैल्शियम का आर्गन हो गया, फिर क्या होगा वैसे बताओ? 4s2. 4h2। तो आर्गन का होता है 2 8 8 और 2। समझ आ गया ना? कैल्शियम का 2 8 8 2 लिखते हैं ना हम लोग, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है 2 8 10 18 और 20। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा सेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन भरा, है ना? p में 6 और 2 8 भरा, यहाँ पे भी 2 और 6 8 भरा, पहले इसमें नहीं गया इलेक्ट्रॉन की तरह, 8 भरने के बाद ये वाला आ गया, तब 2 हुआ। समझ आई कि नहीं समझ आई ये कहानी पूरी? Yes, sir. ओके, तो आप लोग 20 तक लिख के प्रैक्टिस कर लेना, और ज्यादा आप लोग को जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, बट ये एसपीडीएफ की कॉन्सेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए कि एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल्स होते हैं, और उसके अंदर में एस ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एस के अंदर में कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। पी के अंदर में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी सबशेल के अंदर में, डी के अंदर में 5 ऑर्बिटल, और एफ के अंदर में 7 ऑर्बिटल। ये ध्यान, और हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको जल्दी लिखो, आगे बढ़ेंगे। मिटा दो, हो गया? Yes, sir. तो ये तो कहानी थी जो थोड़ी आपकी रिक्वायर्ड थी, और इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? 20 तक। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। आप
एक टॉपिक है रीजन फॉर केमिकल इनएक्टिविटी। केमिकल इनएक्टिविटी की क्या रीजन है? आपके नॉलेज में जितने भी एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं या जितने भी एलिमेंट्स हमें मालूम है, उसमें कौन से एलिमेंट मोस्ट केमिकली इनएक्टिव होते हैं? कौन से एलिमेंट्स मोस्ट केमिकली इनएक्टिव होते हैं? गोल्ड। नोबल गैसेस, मालूम है ना? नोबल गैसेस किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता, आप सभी को मालूम है। तो एक्चुअली उस जमाने में दो साइंटिस्ट थे, कॉफेल और लुइस, जिन्होंने नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं हम लोग क्या किया था उन्होंने। कॉफेल एंड लुइस, ओके, क्लोजली studied the electronic configuration of noble gases. और स्टडी में उन्हें कुछ पता चला। क्या पता चला दोनों देखते हैं। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेलन, रेडॉन। हीलियम की जो एटॉमिक नंबर होती है दैट इज 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। ठीक है, ये एटॉमिक। अब मैं एसपीडीएफ टर्म में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा आपको अभी दिक्कत होगा वो सब चीज समझने में। पहले सिंपल में समझो। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे सिंपल वाला तो क्या होगा? 2। 2, इसका लिखोगे तो क्या होगा? 2, 8, इसका लिखोगे तो 2, 8, 8, इसका लिखोगे तो 2, 8, 8, 2 8 10, 10 8 18, 18 18 36। ठीक है ना? इसका लिखोगे तो 2 8 18 18 8। ओके, देख लो जोड़ के। 2 8 10, 10 और 36, 46, 46 और 4 50 और 50 और 4 54, 50। ठीक है ना? अब इसका लिखोगे तो 2 8 10 18 32, 32 18 18, 8, 8। ठीक है ना? आप ट्राई कर सकते हो यदि आप चाहोगे तो घर में वो वाला चार्ट में जो दिया हो ना उसके हिसाब से लिखना 1:2 2:2 2p6 करके, तो आपको यही चीज मिलेगी। तो जोड़ दो 2 8 10, 10 और 18 28, 28 और 2 30, 30 और 30 60, 60 and 18 is 78 and 78 and 8 is 86। ओके, तो आप जब लीविंग हीलियम, हीलियम को छोड़ दो एक बार। ओके, this one is written wrongly। correct, this is 2 8 18 got it। 2 8 10, 10 और 18 28, 28 और 8। समझ आ रही है? दिस वन इज 2 8 18। तो आप हीलियम की छोड़ के बाकी सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब आप गौर करोगे तो यू विल फाइंड दैट
सबके बैलेंस सेल में, सबके जो लास्ट शेल है ना, सबकी जो लास्ट शेल है उसमें आपको क्या दिख रहा है? 8 electrons. सबके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कौशल और लुइस ने थोड़ा दिमाग लगाया। कौशल और लुइस ने बोला कि जो नोबल गैस होता है वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, इसका मतलब है वो खुद से स्टेबल है, उसकी कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन ही है, प्रकृति ने कुछ उसको ऐसा बनाया कि वो खुद में स्टेबल है। और कैसा बनाया? ऐसा बनाया कि उसकी अंतिम सेल में, बैलेंस सेल में या आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पड़े। तो कौशल और लुइस ने कहीं ना कहीं ये डिटरमाइन किया कि यदि कोई एटम आपस में कंबाइन करके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले या 2 इलेक्ट्रॉन उसका रहे लास्ट सेल में, तो वो स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। तो दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स है सबका तो लास्ट में 8 नहीं है, सिवाय नोबल गैस का छोड़ के न्यूट्रल स्टेट। नोबल गैस का न्यूट्रल स्टेट में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है। अब हर एटम या हर एलिमेंट चाहता है कि हम अपने सामने वाले नोबल गैस का जैसा बन जाए। बोलने का मतलब अपने लास्ट वाले घर में 8 कर। ओके, तो कौशल एंड लुइस ने एक लॉ दिया कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड ट्राइज टू बिकम स्टेबल। और कैसे स्टेबल होना चाहता है? अपने सबसे सामने वाले नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। तो ये वो लॉ, ओके, every element tries to attain the nearest noble gas configuration by using gaining or sharing electron. ओके, तो कौशल और लुइस ने बोला कि दुनिया में हर कोई स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल का कहानी ये है कि बैलेंस वाले घर में 8 करनी है, ओके, या 2 करनी है। तो कौशल और लुइस ने बोला कि हर एक एलिमेंट जो होता है वो चाहता है कि वो सबसे सामने वाले नोबल गैस का जैसा बन जाए। कैसे बन जाए? क्योंकि सबका तो लास्ट घर में 8 नहीं होता है, तो कैसे बनेगा? या तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन को लूज करके, जैसे सोडियम है, तो सोडियम 281 है, तो सोडियम यदि 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो उसका लास्ट घर में 8 हो जाए, इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके। क्लोरीन 117 है, 287 है, तो यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो लास्ट घर में 8 हो जाए। तो या तो लूज करके या तो गेन करके या शेयरिंग करके। शेयरिंग बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। ओके, तो कौशल और लुइस के आधार पर स्टेबिलिटी का कहानी ये है कि एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा या शेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे सबसे सामने वाले नोबल गैस के जैसा बनना है। ओके, तो इस बेसिस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल स्टडी करेंगे। बट फिलहाल आप लोग एक बार लिखना, इस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को आप लोग एसपीडीएफ के हिसाब से लिखने का कोशिश करना। मैंने तो बता ही दिया, अब भी आपको समझ आएगा कि लास्टली यही होगा। ओके, अंडरस्टूड? तो ये दिमाग में रखना कि कौशल एंड लुइस ने ये फाइंड आउट किया कि लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन का होना इज अ साइट ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, और सब एटम्स कहीं ना कहीं ऐसा ही करना चाहता है, कुछ केसेस में इनके जैसा भी बनना चाहता है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इस चीज को आगे ले चलो।